की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उत्तक। तो चलिए हम लोग अगले उत्तक की ओर चलते हैं, तरल उत्तक या संवहनीय उत्तक। तो यहाँ लिखे हुए हैं, रक्त एवं लसिका को तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। रक्त यानी कि रुधिर जो हमारे शरीर में बहता रहता है, ठीक है, उसे हम लोग रक्त, रुधिर या ब्लड कहते हैं, है ना जी। तो रक्त के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये लाल रंग का एक द्रव है जिसमें कोशिकाएं भी होती हैं, जिसमें रुधिर कोशिकाएं भी होती हैं, या उसे रुधिर कणिका भी कहते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे जानेंगे। और लसिका क्या होता है? लसिका भी एक तरह का रक्त ही है, यह भी एक तरह का रक्त ही है। ये कैसा रक्त है? एक्चुअल में जब यह प्रवाहित होता है तो केशिकाओं की पतली दीवारों से कुछ इसका तरल भाग, इसका रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, वह प्लाज्मा छन कर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। उसी को हम लोग लसिका कहते हैं, यानी कि लिम्फ कहते हैं। अंग्रेजी में इसको लिम्फ कहा जाता है और हिंदी में इसे लसिका कहते हैं। तो एक्चुअल में वो भी एक तरह का रक्त ही होता है जिसमें रुधिर कणों का कमी होता है, यानी कि उसमें रुधिर कणिकाएं कम होती है। रुधिर कणिकाएं क्या होती है, अभी इसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। एक्चुअल में हमारे रक्त के अंदर ना अंतर कोशिकीय पदार्थ जो होता है, इसका तरल होता है, और उसमें कोशिकाएं बिखरी हुई रहती है, उसमें कोशिकाएं बिखरी होती है और यह तरल होता है। और उसी तरल भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। उसी तरल भाग को हम लोग क्या कहते हैं? रक्त के अंदर जो तरल भाग होता है प्लाज्मा होता है, और उसी के अंदर रुधिर कणिकाएं या रुधिर कोशिकाएं तैरते रहती हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग प्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग रुधिर कणिकाओं के बारे में समझेंगे। यानी रक्त दो चीजों से बना है, प्लाज्मा से और रुधिर कणिकाओं से बना हुआ है। ठीक है, चलिए। और लसिका भी एक तरह का रक्त ही है जिसमें रुधिर कणिकाओं की मात्रा कम होती है। चलिए तो देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा और थोड़ा क्षारीय द्रव होता है। एक्चुअल में हमारा रक्त भी क्षारीय होता है, यानी स्वाद में कड़वा होता है। यह आयतन के हिसाब से रुधिर का 55% होता है, मतलब जितना रक्त होता है ना उसका 55% हिस्सा क्या रहता है? प्लाज्मा होता है। शेष 45% रुधिर कणिकाएं होती हैं जो हमारे रक्त के अंदर तैरती रहती है, प्लाज्मा के अंदर तैरती रहती है। ठीक है, अब देखो प्लाज्मा में क्या क्या होता है। तो प्लाज्मा में 90% जल होता है, शेष 10% प्रोटीन तथा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। यानी 10% में ही प्रोटीन, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ तीनों मिलाकर होते हैं, और 90% जल होता है। यानी कि हमारे शरीर में जल की कमी के कारण हम लोग थका हुआ महसूस करते हैं, अजीब सी फीलिंग आती है, है ना, चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि हमारे रक्त के अंदर जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 90% जल की आवश्यकता होती है, और बिना जल के आप जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। खाने के बिना तो 1-2 दिन रह जाओगे, लेकिन आप जल के बिना नहीं रह सकते हो। तो अभी हमने देखा कि 45% रुधिर कणिकाएं होती है। तो एक्चुअल में यह रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहला होता है लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स या कार्पसल्स भी कह सकते हैं। रेड ब्लड सेल, RBC, रेड ब्लड सेल कहिए या रेड ब्लड कार्पसल्स कहिए। ठीक है, दूसरा होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि WBC, व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। तीसरा होता है आपका प्लेटलेट्स। तो चलिए एक एक करके इन तीनों के बारे में समझा जाए, है ना। प्लेटलेट्स होता है, अंग्रेजी में भी प्लेटलेट्स ही कहते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए तो एक एक करके अब तीनों के बारे में देख लिया जाए। चलिए तो लाल रुधिर कणिकाओं की बात करें तो लाल रुधिर कण में एक प्रोटीन रंजक हीमोग्लोबिन होता है। ये जो देख रहे हैं ना, ये वाले ये सब आपके लाल रुधिर कणिकाएं हैं। ठीक है, ये लाल रुधिर कणिकाएं है, और हमारे लाल रुधिर कणिकाओं में एक प्रोटीन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण
रक्त का रंग जो होता है लाल दिखाई पड़ता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन ग्लोबिन 96% जिसमें रहता है ना। एक प्रोटीन ग्लोबिन नामक एक प्रोटीन रहता है जो 96% होता है, एवं एक रंजक हीम होता है जो 4 से 5% होता है। यानी हीमोग्लोबिन ग्लोबिन और हीम से बना हुआ मिश्रण है। ठीक है, एक्चुअल में यह क्या करता है, तो हीम अणु के केंद्र में लोहा होता है, जो हीम का अणु होता है जिससे यह आपकी लाल रुधिर कणिका में हीमोग्लोबिन जो बना होता है उसमें लोहा होता है, आयरन होता है, जो ऑक्सीजन को बांधने और मुक्त करने की क्षमता होती है। उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन को बांधने और मुक्त करने की क्षमता होती है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जैसे फेफड़े में जो वायु जाता है वहां से ऑक्सीजन को यह हीमोग्लोबिन ही लेकर रक्त के साथ हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है रक्त के अंदर वह क्या करता है, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसके बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उसको ले जाता है परिसंचरण के द्वारा, रक्त परिसंचरण के द्वारा, और शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाकर वहां कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, अभिक्रिया करता है और वहां से ऑक्सीजन को छोड़ देता है और कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर उसको वापस लाके हमारे फेफड़े में छोड़ता है। तो यह हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। तो बहुत ज्यादा महत्व है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रंग लाल दिखाई देने के लिए है, नहीं, ऑक्सीजन को बांध कर रखने में बहुत ज्यादा योगदान होता है हीमोग्लोबिन का, बांधने में और उसे मुक्त करने में, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बांधता है और मुक्त करता है, इसका यही काम है। और यह इसके अंदर हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले हीम अणु के कारण होता है, जो 4 से 5% हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अब अगर बात करें कि यह लाल रुधिर कणिकाओं की, तो इनका आकार अलग अलग जंतुओं में अलग अलग देखने को मिलता है। आप मेढक में देखोगे तो अंडाकार दिखोगे, मनुष्य में देख रहे हो तो थोड़ा सा चपटा दिख रहा है ना, है ना, तो अलग अलग रूप में दिखता है। चलिए अगला देखते हैं, श्वेत रुधिर कणिका है। यह अनियमित आकृति की होती है, केंद्रक युक्त होती है और इसमें हीमोग्लोबिन रहित होता है, यानी इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसीलिए श्वेत रंग की होती है। इसकी संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा कम होती है। अच्छा, कुछ श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं जिनमें कोशिका द्रव में कण नहीं पाए जाते हैं, इनके कोशिका द्रव में कोई कण नहीं पाए जाते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो एग्रेनुलोसाइट कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है जिनमें कण नहीं पाए जाते हैं, कोशिका द्रव में कण नहीं पाए जाते, वो 2 प्रकार के होता है, एक लिम्फोसाइट होता है, एक मोनोसाइट होता है। लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण में भाग लेता है और अन्य श्वेत रुधिर कणिकाएं जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। और बाकी जो श्वेत रुधिर कणिकाएं है, चाहे वो मोनोसाइट्स हुई या और बाकी जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, वो क्या करती है, तो जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। यानी कि यह हमारे शरीर में एक तरह से मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है, जिससे जीवाणु नष्ट हो सके। अभी देखो हम लोग देख रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, तो इसको यह नष्ट नहीं कर पा रहा है। अगर जिसके अंदर रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता अधिक है तो वो इसको हरा पा रहा है, और बाकी जो शरीर से कमजोर है उन पर यह हावी होकर यह क्या कर दे रहा है, शरीर में कमजोरी ला दे रहा है, हमारे लिवर को डैमेज कर रहा है, हमारे किडनी को डैमेज कर रहा है। चलिए अगला देखते हैं, रुधिर प्लेटलेट्स, यानी कि रक्त प्लेटलेट्स जो होते हैं उनके बारे में। तो स्तनियों में, यानी कि मनुष्य हो सकते हैं या कोई बड़े आकार के जंतु हो सकते हैं, इसमें स्तनी जंतुओं के बारे में जिनमें स्तन पाया जाता है, इनमें यह सूक्ष्म होता है, रंगहीन होते हैं, केंद्रकहीन होते हैं, कुछ गोलाकार टिकिए के समान होते हैं। कौन, प्लेटलेट्स। इसे प्लेटलेट्स कहते हैं, इन्हें हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं, जो रंगहीन होते हैं, केंद्रकहीन होते हैं, कुछ गोलाकार टिकिए के समान होते हैं। एक्चुअल में इनका काम क्या है कि ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करती हैं। इसका प्रधान कार्य यही है कि रक्त को थक्का बनाना, ब्लड क्लॉटिंग। कहने का मतलब कि जब शरीर पे आपका कोई हिस्सा कट जाता है, वहां से खून निकलने लगता है, रक्त का स्त्राव होने लगता है, तो कुछ देर तक उसको खून को आप रोक देते हैं, तो उसके बाद ये थक्का बन के, यानी वो जमा देता है, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करता है, उस रक्त को जमा देता है ताकि खून का प्रवाह बंद हो सके।
तो यहाँ हमने अभी समझा रक्त के बारे में, ठीक है, रक्त के बारे में पूरी तरह से हमने देख लिए। तो हमने मुख्यतः यह देखा हमारे रक्त का कार्य क्या होता है जी। तो पचे हुए भोजन सामग्री में जो ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, या ये सब उत्सर्जित जो पदार्थ होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, उनका परिवहन करने का काम करता है। उन्हीं का परिवहन कर शरीर के विभिन्न भागों में उसको ले जाता है, इसका काम है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका ताप का नियंत्रण का भी कार्य करता है, ठीक है। हमारे यकृत के अंदर, पेशियों के अंदर ताप का नियंत्रण, कहता है ना कि बीपी लो हो गया, बीपी हाई हो गया, तो यह रक्त के कारण ही होता है ऐसा। रक्त का अगर प्रवाह तेजी से होने लगा तो उसको बीपी हाई कहते हैं, कम हो जाता है तो उसको बीपी कहते हैं, उसका लो हो गया, ठीक है जी। ब्लड प्रेशर जिसे कहा जाता है, ब्लड का प्रेशर, समझ रहे ना। अच्छा, हमने ये भी देखा था कि श्वेत रुधिर कणिकाएं जीवाणुओं को नष्ट करती है और हानिकारक पदार्थों का भी भक्षण करती है। प्लेटलेट्स जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो हमने टोटल रक्त के क्या कार्य है हमारे शरीर में उसके बारे में देख लिया था। हमने एक और देखा था कि हमने एक बात की थी लिम्फ के बारे में, लसिका के बारे में, और उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था शुरू में ही। तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख भी लिया जाए, तो मैंने यहां लिख दिया है कि लसिका एक वर्णहीन द्रव है। मैंने बताया था, ठीक है, पहले भी बताया था कि लसिका क्या है, वर्णहीन द्रव होता है। एक कलरलेस एक तरह का लिक्विड है जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स नहीं होते। मैंने बोला था कि कणिकाओं का अभाव होता है। ये भी एक तरह का रक्त ही है, लेकिन इसमें कणिकाएं जो थी उनका अभाव होता है। इसमें रक्त की कम मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस होता है। जो रक्त से कम मात्रा में इसमें कैल्शियम भी होता है और फास्फोरस भी होता है। इसका कार्य क्या है, तो लसिका में मौजूद लिम्फोसाइट जो होते हैं वह रोगाणुओं के भक्षण करने में, उन्हें नष्ट करने में, है ना, और कोई संक्रमण से भी सुरक्षित रखते हैं हमारे शरीर को। यह पोषक पदार्थों का परिवहन भी करता है। लसिका शरीर में असंक्रामय तंत्र का निर्माण करता है। इम्यूनिटी सिस्टम का यही निर्माण करता है हमारे शरीर में, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले उत्तक की ओर। चलिए देखते हैं पेशीय उत्तक, ठीक है। पेशीय उत्तक यानी कि मस्कुलर टिश्यू, ऐसे कह सकते हैं, मस्कुलर टिश्यू। चलिए देखते हैं इसके बारे में। मैंने लिखा है कि पेशीय उत्तक की कोशिकाएं जो होती है लंबी होती है। आप अपने शरीर में जो देखते हैं ना, मसल्स जो देखते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो ये पेशियां जो देख रहे हैं ना, ये रेड कलर की आपको जो दिख रहे हैं ना फिगर में, ये आपकी यही पेशियां है ना। इन कोशिकाओं में के भीतर पाए जाने वाले तरल को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। जैसे हम लोग देखे थे कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म होता था तरल को, लेकिन यहाँ पे कहा जाएगा सार्कोप्लाज्म, ठीक है। पेशियों के अंदर जो कोशिकाएं होंगी, कोशिकाओं के भीतर जो तरल होता है उसे हम लोग सार्कोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। पहले साइटोप्लाज्म कहते थे, यहाँ सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म में एक केंद्रक होता है और तंतुओं के शारीरिक अंगों में गति पेशीय उत्तक के कारण होती है। जंतुओं में, जितने भी जंतु होते हैं, जंतुओं में शारीरिक गति जो होती है, शरीर में जो गति होती है, यानी हाथ पैर उठाना, बोलना, चलना, फिरना, कूदना, ये सब किसके कारण होता है, पेशी उत्तक के कारण ही ये सारा चीज संभव हो सकता है। तो हमारे कायिकी के आधार पे इसे हम लोग 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला आरेखित पेशीय उत्तक, दूसरा रेखित पेशीय उत्तक, तीसरा हो जाएगा आपका हृद पेशी उत्तक, हृद पेशी। तो एक एक करके तीनों के बारे में देखा जाए, आरेखित पेशी उत्तक, रेखित पेशी उत्तक और हृद पेशी उत्तक। चलिए इनके बारे में समझा जाए। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, तो हमारे शरीर में जितनी भी गति का काम होता है, किसी भी जंतु के अंदर शारीरिक जो गति होती है वह पेशी उत्तक के कारण ही होती है, ठीक है। अच्छा, इससे ये चीज पता चल रहा है कि पौधों में ऐसा कोई पेशी उत्तक नहीं पाया जाता। हमने पढ़ा भी था, कहाँ था कोई ऐसा उत्तक था जिसके कारण वो गति, क्योंकि गति करते ही नहीं वो ना, है ना। तो चलिए एक एक करके इनको समझा जाए। चलिए देखते हैं अरेखित पेशी उत्तक के बारे में। यह पेशियां जो होती है, इसकी जो पेशियां होती है, ये पेशियां नेत्र के आइरिस में पाई जाती है। वृषण जो होता है नर जनन अंग में होता है। यहाँ पे 2 अंडे जैसे रचना होती है, उन्हें वृषण कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग 10th में पढ़ेंगे। और उनकी नलिकाओं में, यहाँ वृषण की नलिकाएं होती हैं। हमारी मूत्रवाहिनी हमारे किडनी से एक नली निकलती है, उसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। मूत्रवाहिनियों में मूत्र मार्ग में
मूत्र मार्ग जो हमारा जो प्यूसस होता है उसी वाले मार्ग में उसे मूत्र मार्ग कहा जाता है ना। और रक्त वाहिनियों में पाई जाती है, हमारे रक्त के परिवहन के लिए जो वाहिनियां होती है उनमें भी यह पाया जाता है। आहार नाल के भीतर में यह अनुदैर्घ्य और गोलाकार पेशी स्तरों के रूप में दिखाई देती है। तो ये इन जगहों पे पाई जाती है। आहार नाल आपका मुख गुहा से शुरू होकर या फूड पाइप, यहाँ अमाशय, बड़ी या छोटी या इन सब से लेकर मल द्वार तक फैला हुआ रहता है, टोटल आपका आहार नल कहलाता है। ठीक है, तो इसमें भी पाई जाती है। तो वहां पे यह कैसे रूप में पाई जाती है, तो यह गोलाकार और अनुदैर्घ्य रूप में गोलाकार यह पाई जाती है। ठीक है, अच्छा और क्या होता है इसमें, तो आहार नाल के अंदर जो भोजन होता है, आहार नाल के अंदर जो भोजन होता है, भोजन हम लोग जब ग्रहण करते हैं तो यह क्या होता है, यहाँ पे आपका जो फूड पाइप होता है उसमें जो होता है संकुचन और प्रसारण होता है, मतलब वो सिकुड़ता फैलता है और वही भोजन आगे की ओर गति करके हमारे अमाशय, अगले अमाशय में आता है, स्टोमक में आता है, वहां से फिर वह बड़ी या छोटी होते हुए आगे मल द्वार तक वो पाचन की क्रिया के फलस्वरूप आगे बढ़ते रहता है। तो ये टोटल जो भोजन की गति हुई, एक भाग से दूसरे भाग तक भोजन का जाना हमारे आहार नाल में, यह किसके द्वारा होता है, आरेखित पेशी के द्वारा ही होता है, जिसका मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगले पेशी की ओर बढ़ते, इसका कार्य तो हम लोग समझ गए। चलिए अगला है आपका रेखित पेशी। तो यह पेशियां जंतु के कंकाल से जुड़ी रहती है, या जंतुओं के कंकाल से जुड़ी होते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य के कंकाल से भी ये जुड़ी होती है। यह क्या करती है, इनमें ऐच्छिक गति होती है, इसलिए इन्हें कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। इसे हम लोग कंकाल पेशी से भी और आपको ऐच्छिक पेशी के भी नाम से जानते हैं, रेखित पेशी को। ठीक है, यह पेशी अनेक बहुकेंद्रक तंतु द्वारा बनती है। प्रत्येक तंतु या कोशिका, इसकी तंतु की बात करें और कोशिका की बताएं, एक पतली झिल्ली सार्कोलेमा से घिरी रहती है। देख रहे हैं ना, सार्कोलेमा नामक यह झिल्ली से घिरी रहती है। प्रत्येक इसकी कोशिका या तंतु की बात करें तो देखो यह तंतु भी घिरा हुआ है और इनकी कोशिकाएं भी घिरी हुई हैं। ठीक है, चलिए घिरी रहती है। यह पेशी शरीर के बाहु यानी यहाँ पर, ठीक है, पैर में, गर्दन में, ये इन सब में पाई जाती है। ठीक है, एवं इसका भार शरीर के भार का लगभग 50% होता है। अब लो, यह रेखित पेशी जो है टोटल 50% होती है हमारे शरीर के भार के। ठीक है, चलिए, और ये रेखित पेशी जो होती है यह तंत्रिका द्वारा उत्तेजित होती है, तंत्रिका द्वारा उत्तेजित होती है, जिसके कारण आप अपना हाथ पैर इधर उधर घुमा पाते हैं। अनुक्रिया आप लोग किसी भी कार्य की प्रतिक्रिया आप लोग दे पाते हैं, आपके मस्तिष्क से वो सारा नियंत्रण होता है। और यह पेशियां जो होती हैं, रेखित पेशियां, इसी में उत्तेजना, यानी कि चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, कूदते हैं, ये सब में उत्तेजना कौन लाता है, तो वह तंत्रिका द्वारा नियंत्रण होता है। किसके, तो रेखित पेशियों के उत्तेजना को तंत्रिका द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ऐसे आपके शरीर के हर एक कार्य को तंत्रिका तंत्र द्वारा ही कंट्रोल होता है, जिसका कंट्रोल एंड पावर हमारे मस्तिष्क में होता है, जिसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। जब मस्तिष्क के बारे में जानेंगे ना क्लास 10th में, तब उसके बारे में हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। चलिए अगली उत्तक के बारे में देखते हैं। चलिए तीसरा है आपका हृदय पेशी उत्तक। इस पेशी से हृदय की भीतरी या भित्ति या दीवार बनती है, यानी कि हृदय के अंदर जो आपकी भित्ति या दीवार जो बनती है वह किसके कारण बढ़ती है, हृदय पेशी के कारण। रेखित पेशी की तरह इसमें भी अनुप्रस्थ धारियां पाई जाती है। देख रहे हैं ना, इसमें भी धारियां पाई जाती है। इसके तंतु शाखावत, बड़े, अंडाकार और केंद्रक युक्त होते हैं। देख रहे हैं ना, इसके तंतु जो है शाखावत है और बड़े हैं और ये अंडाकार होते हैं, अंडाकार इसमें रचना पाई जाती है। ठीक है, और इनमें केंद्रक पाया जाता है। एक्चुअल में ये आपको लंबा दिख रहा है लेकिन है नहीं इस तरह का। एक्चुअल में हम एक छोटा सा हिस्सा लिए हैं ना जी उसके हृदय पेशी का। ठीक है, तो ये गोलाकार दिखेंगे, अंडाकार दिखेंगे और केंद्रक युक्त होती हैं। ठीक है, दो तंतुओं के जोड़ की जगह को हम लोग डिस्क रहता है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, दो तंतुओं के जोड़ के जगह में यहाँ पे एक डिस्क रहता है जो अगले तंतु को जोड़ता है। ठीक है, वो एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करता है। अब यह करता क्या है हृदय पेशी, तो हृदय के अंदर जो गति होती है जिसके कारण हमारे शरीर में पूरी तरह से रक्त का परिसंचरण होता है, वह हृदय पेशियों के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका तंत्रिका उत्तक, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। जंतुओं के शरीर में मस्तिष्क, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं,
तंत्रिकाएं और तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। ठीक है, हमारे जो भी मनुष्य, जैसे अगर मनुष्य की बात करें तो उसका मस्तिष्क जो होता है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, तंत्रिकाएं नर्व्स जो होती हैं और तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। ये सारे जो होते हैं तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में अगर हम दिखाएं फिगर में, देखिए इस तरह से हमारी तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है यह तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक जो होता है हमारी तंत्रिका कोशिकाओं, ये तंत्रिका कोशिका का एक चित्र है जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है। या न्यूरॉन का मैं चित्र दिखाऊं, ऐसी अरबों लाखों करोड़ों ऐसी कोशिकाएं, लाखों कोशिकाएं मिलकर एक तंत्रिका ऊतक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये जो आप पीले कलर के जितने भी इसमें धारियां देख रहे हैं ना, ये जितने भी आप देख रहे हैं है ना, ये तंत्रिकाएं हैं, ये नर्व्स है, देख रहे हैं ना, वो पैर से लेकर ऊपर हाथ में भी गया है, यहाँ से पूरे शरीर के भाग से लेकर वो जाके आपके ब्रेन, हमारा मस्तिष्क भी तंत्रिका कोशिका का ही बना होता है। ठीक है, और टोटल बॉडी का फंक्शन जितना भी तंत्रिका ऊतक क्या करता है, संवेदनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक भेजने का कार्य करता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई आपका हाथ हुआ गर्म चाय के कप के पास सटा, उसकी संवेदना आपके मस्तिष्क तक पहुंचाएगा और उसकी प्रतिक्रिया क्या आप व्यक्त करेंगे वो आपको प्रेरित भी करेगा। ठीक है, तभी आप फटाक से हाथ अपना खींच लेते हैं, हाथ खींचता है ना जी, चाय सटता है और गर्म लगा हाथ खींच लिए। तो ये सारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। एक्चुअल में देखो तंत्रिका तंत्र क्या है, तो तंत्रिका कोशिकाएं ये समझ गए, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर एक जैसा कार्य जो संपन्न करेंगे वो तंत्रिका ऊतक कहलाएंगे और तंत्रिका ऊतक के समूहों से मिलकर ये एक तंत्र है ना, इनके अंग बनेंगे और उनसे मिलकर ये आपका टोटल अंग तंत्र बना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। यानी कि टोटल ये आपका तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, अब कैसे वह संवेदना मस्तिष्क तक पहुंचती है, तो एक्चुअल में ऐसे बहुत सारे कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, है ना, बहुत सारे आपके न्यूरॉन है ऐसे शरीर में। तो एक्चुअल में ये डेंड्राइट्स जो होते हैं ना, डेंड्राइट्स के ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसे रिसेप्टर लगे होते हैं, शरीर में जब कुछ भी गर्म ठंडा कुछ भी सटता है तो उसको ये रिसीव करता है और रिसीव कर ये डेंड्राइट्स से होते हुए, डेंड्राइट्स क्या है, ये पतली पतली शाखित है ना, आप देख सकते हैं पतली पतली शाखित ये जो दिख रहा है ना, यही है आपके डेंड्राइट्स। ये आगे चल के डेंड्रन से जुड़े हुए हैं और यही डेंड्रन क्या करता है, उस आवेग को कहां पहुंचाता है, इस साइटन में पहुंचाता है। साइटन क्या है, तो एक ये तरल पदार्थ है, साइटन इसका तरल पदार्थ है, इसी में पहुंचता है। ठीक है, साइटन में पहुंचता है और इस साइटन में ये आवेग पहुंच जाता है और फिर यहाँ पे एक लंबी, एक मोटी सी लंबी सी जो एक्शन देख रहे हैं, इससे होते हुए यह आगे की ओर ले जाता है। ठीक है, एक लंबे तंतु जिसे कहते हैं ना, यही आपका क्या है, एक्शन है। ये लंबा तंतु जो देख रहे हैं ना, यही आपका एक्शन है और एक्शन के ऊपर ये एक्शन बल्ब है, ये सब एक्शन बल्ब है। ठीक है, एक्चुअल में अब यही संवेदना जो है प्रेरित होकर यहाँ आएगी और यह यहाँ से आकर यह अगले न्यूरॉन के पास चली जाएगी, अगले न्यूरॉन के पास चली जाएगी। ठीक है, अगला न्यूरॉन जो होता है उसको आगे ऐसे ही प्रेरित कर करके एक दूसरे से भेज कर उसकी संवेदना ब्रेन में जाती है और ब्रेन में कैसी संवेदना जाती है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में हमारे ब्रेन के पास पहुंचता है और उसी की प्रतिक्रिया हम लोग व्यक्त करते हैं। ठीक है, समझ गए ना। चलिए, तो यह टोटल फंक्शन जो होगा इसके बारे में डीपली कैसे यह फंक्शन करता है, मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, ये सारी चीजें 10th में पढ़नी है, अभी आपको उतना नहीं जानना है। ठीक है, बस इस न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा आपको बताना था, बता दिया, आकृति समझ में आ गई, इसके बारे में भी मैंने बता दिया, 2-4 पॉइंट आप लिख सकते हैं सब। ठीक है, तो आपका पूरी तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और